मैं देर तक उस पन्ने को देखता रह गया। वह अचानक मेरे सामने आ गिरा, जैसे किसी दूसरी दुनिया से। समय की दूरियों को लांघते हुए पन्ने का रंग बदल चुका था। वक्त की धीमी आंच में वह जैसे पकते हुए किसी टपकने को तत्पर फल की तरह कहीं अंतरिक्ष में अटका हुआ लगता था। मैं आदतन किताबें पलट रहा था। यह मेरे साथ हमेशा होता है कि जब कभी पढ़ते हुए कोई ऐसा संदर्भ आता है कि जिसके बारे में लगता है कि इससे जुड़ी कोई किताब मेरे पास मौजूद है, तो आगे बढ़ने से पहले उस किताब को ढूंढने की इच्छा इस कदर मुझे घेर लेती है कि पढ़ना स्थगित कर लगभग एक जुनून की सी हालत में मैं उस किताब को ढूंढने लगता हूँ। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह तो एक स्वाभाविक इच्छा है। हर पढ़ने के जुनूनी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। लेकिन दिक्कत की वजह दूसरी है। मैंने कभी किताबों को व्यवस्थित तरीके से रखना सीखा ही नहीं। मेरी ज़िंदगी में व्यवस्थित कुछ हो भी कहाँ सकता है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें कई बार ताज्जुब भी होता है कि मैं किस तरह किताबों के इस बिखरी हुई दुनिया के बीच सही ठिकाने पर पहुंच जाता हूं। उस बिखराव के बारे में बाद में कभी बात करूंगा। अभी तो मैं उस पन्ने की बात कर रहा था। उस पन्ने में सिर्फ 2 पंक्तियाँ लिखी हुई थीं। वे मैंने ही लिखी थीं, एक कूट संकेत के रूप में। इसलिए कि उस वक्त मेरे पास समय नहीं था। मुझे तत्काल उन ऊंची पहाड़ियों की तरफ निकल लेना था, जिधर चंद्रमौली के हो सकने की संभावना हो सकती थी। उन दिनों में लगातार चंद्रमौली के रहस्यमय व्यक्तित्व के बारे में लिख रहा था। यह धूप छाह के शुरुआती दिनों की बात है। तब धूप छाह नाम से मेरा सिंडिकेटेड कॉलम खूब पढ़ा जा रहा था और डिजिटल दुनिया बहुत दूर का ख्वाब था। ज़्यादातर लोग तो इस सपने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। चंद्रमौली की उन दिनों खूब धूम थी। उनकी रचनाएं छपते ही प्रसिद्धि के तमाम कीर्तिमानों को ध्वस्त कर देती। यह भी कह सकते हैं कि उनके सामने प्रसिद्धि के शिखर बहुत बौने लगने लगते थे। बहुत सारे पत्रकार उनसे मिलने की नाकाम कोशिश करते रहे। दरअसल चंद्रमौली एक छद्म नाम था। उनकी किताबें सिर्फ एक ही प्रकाशन से छपती थी, बल्कि यूं भी कहें कि वह प्रकाशक सिर्फ उन्हीं की किताबें छापा करता था। प्रकाशक का नाम था मौल श्री। जब भी उनकी कोई नई किताब आती तो उसके विज्ञापन सारे देश में प्रसारित किए जाते। सिर्फ डाक द्वारा ही पाठकों तक पहुंचते थे। किसी पुस्तक विक्रेता के यहाँ उनकी किताबें खोजने पर भी नहीं मिलती थीं। अब बहुत सारे श्रोताओं को आश्चर्य हो सकता है कि तब किताबों की एक अलग तरह की संस्कृति थी। हर शहर की पुरानी बसाहटों के बीच किताबों की कुछ ऐसी भी दुकानें होती थीं जहाँ किताबें किराए पर मिला करतीं। जब मैंने इन दुकानों से किताबें किराए पर लेकर पढ़ने की शुरुआत की थी, तो वे 4 आने प्रतिदिन की दर से मिलती थीं। मेरे याद में वे दिन अभी तक बने हुए हैं जब उन दुकानों में 8 आने प्रतिदिन की दर से किताबें मिला करतीं। उनमें से अधिकतर किताबें पॉकेट बुक्स की शक्ल में हुआ करती थीं। पिछली सदी के छठे और सातवें दशकों के दरमियान छपी उन किताबों के बीच दुनिया के बेहतरीन क्लासिक्स भी मौजूद रहते थे। वे जैसे बहुत सारी लोकप्रिय पॉकेट बुक्स के बीच कहीं छुप कर बैठ जाते थे। आप कल्पना कीजिए कि किसी ठंड की ठिठुरती हुई शाम में आप किसी गली से गुजर रहे हैं। घरों के खुलते हुए दरवाज़ों से अधजली अंगीठियाँ अपने धुएं के साथ आधा गली में और आधा घर के भीतर टुकी हुई किसी हवा के स्पर्श का इंतजार करती हुई दिखाई दे रही हैं कि वे तेज लपट के साथ जल सकें। यह भी कल्पना करें कि आपको बहुत जल्द ही हाथ में पकड़ी किताब को बदलकर नई किताब हासिल करनी है, जिसे लेकर आप सीधा अपने घर पर जाकर पढ़ना चाहते हैं। आपके हाथ में कोई जासूसी किताब है और आपके सर पर अभी तक उसका जादू चढ़ा हुआ है। आप उस दुकान तक पहुंचते हैं और किसी पढ़े हुए जासूसी उपन्यास के बगल में एक नया सा शीर्षक दिखाई दे जाए, एक मछुआ, एक मोती। इस तरह आप जॉन स्टाइनबेक के प्रसिद्ध उपन्यास द पर्ल के अनुवाद को हाथ में उठाए घर ले आते हैं। विश्व का बहुत सारा श्रेष्ठ साहित्य इसी तरह की बहुत सारी दुकानों के बीच छोटे शहरों में बिखरा पड़ा था। वक्त की तब्दीलियों के साथ इस तरह की दुकानें धीमे धीमे कम होती चली गईं, लेकिन ये बदलाव बहुत तेज़ी के साथ नहीं आए थे। पहले उन किताबों की जगह ऑडियो कैसेट्स ने ली, फिर सीडी आने लगी, और फिर तो वे दिन भी आ ही गए जब ये पहचानना भी मुश्किल हो गया कि कभी शहर में किताबों की बसाहटें थीं। लेकिन आज मैं किताबों की बसाहटों वाले शहरों की कहानी नहीं सुना रहा हूँ,
दरअसल चंद्रमौली के नाम से मैं पहली बार तभी परिचित हुआ था जब इसी तरह एक दुकान के आखिरी दिनों में जो कुछ वहाँ बचा रह गया था उसे समेटने की कोशिशों में लगा हुआ था। तब तक मैं जान चुका था कि किताबें किस तरह का जादू किया करती हैं और मैं उन्हें सहेज कर रखने लगा था। उन दिनों मुझे सपने में भी किताबें दिखाई पड़ती और मैं उनके बीच सांसें लिया करता। उन किताबों के पुराने नम पन्नों की सीली सी गंध अब भी बरसात के शुरुआती दिनों में मेरी नाक से टकराती हैं। किताबों के सपने तो मुझे अक्सर ही आते हैं। कभी-कभी तो मैं सपनों में पूरी किताब पढ़ लिया करता हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं कोई किताब सचमुच पढ़ रहा होता हूँ, तो लगता है जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। यह मेरी खुशकिस्मती ही है कि मैं पढ़ने-लिखने के जिस पेशे से जुड़ा, उसमें किताबें लगातार मेरे साथ बनी रही हैं। पत्रकारिता के सक्रिय दिनों में भी किताबें मेरे साथ बनी रहीं। इन दिनों मैं सक्रिय पत्रकारिता से अवकाश ले चुका हूँ, लेकिन धूप-छाँव नाम का वह कॉलम अभी भी लिख रहा हूँ। तो इस कॉलम को लिखने के सिलसिले में अक्सर किताबों के पास बैठा रहता हूँ। इधर इस बात का बहुत ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है कि अब पढ़ने की संस्कृति कम होती जा रही है, कि ज़िंदगी की रफ़्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है, कि शब्दों की दुनिया सिकुड़ती जा रही है, कि भाषाओं के नए-नए रूप सामने आने लगे हैं, जिनके साथ पुराने लोग कोई तारतम्य नहीं बना पा रहे हैं। वैसे देखें तो यह कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई नया परिवर्तन होता है तो पुरानी पीढ़ी के लोगों से इसी तरह की बात सुनने को मिल जाती है। हाँ, असली बात तो बताना भूल ही गया। बल्कि यह बात तो मुझे शुरुआत में ही बता देनी चाहिए थी। दरअसल मैंने अपने पिछले कॉलम में इस बात का ज़िक्र किया था कि अब दुनिया में बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा होने लगी है, जिनके साथ विस्मृति और अकेलेपन की नई तरह की समस्याएँ सामने आने लगी हैं। इस कॉलम के बाद मेरा इनबॉक्स बहुत सारी शिकायती मेल से भर गया है। अधिकांश मेल उन बूढ़ों की तरफ से आए हैं जो अभी ताज़ा-ताज़ा अकेलापन झेल रहे हैं। इनमें ज़्यादातर स्वर शिकायती हैं। वे समझते हैं कि मैंने अपने कॉलम में इस तरह से उनकी समस्याओं के बारे में लिखा है, जैसे वे समाज पर बोझ हों। अलग-अलग मेल का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैंने तय किया है कि धूप-छाँव का अगला कॉलम भी इसी बात पर केंद्रित रखूँगा। इसी सिलसिले में मैं किताबों की तरफ चला गया था कि मुझे अचानक चंद्रमौली का ध्यान आया। कभी मैंने चंद्रमौली पर अपने कॉलम में एक बार लिखा था। वे उन दिनों वैसे भी चर्चा में बने हुए थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें चर्चा में बना रहना खूब आता था। कुछ लोगों का यह भी मत रहा है कि चंद्रमौली नाम से कोई एक व्यक्ति लेखन नहीं करता, बल्कि यह एक तरह से सोचने वाले बहुत सारे लोगों का उद्यम है। अलग-अलग किताबों में भाषा और विषय के बीच जो एक सूत्रता दिखाई पड़ती थी, उसके चलते यह सोचना भी मुश्किल लगता था कि इन्हें अलग-अलग व्यक्तियों ने लिखा है। मुझे ठीक लगा कि अपने कॉलम की शुरुआत में मैं उनका जिक्र करूं। बहुत मुश्किल से मुझे किताबों के ढेर से उनकी पहली किताब मिल पाई। उस किताब का शीर्षक है बिना शुरुआत की यात्रा। अब तो इस तरह के शीर्षक हमें चौंकाते नहीं हैं, लेकिन उन दिनों यह शीर्षक एकदम ध्यान खींच लेता था। बहुत से लोगों को लगा कि यह कोई आध्यात्मिक पुस्तक होगी, लेकिन प्रकाशक ने दावा किया था कि यह वास्तव में एक यात्रा वृत्तांत है। इस किताब में एक ऐसी यात्रा के बारे में बताया गया है जिस पर निकलने के लिए कोई पहला कदम नहीं रखना पड़ता है, बस आप उस यात्रा में होते हैं। यह विशुद्ध रूप से एक काल्पनिक गल्प था जिसे सही तरह की किसी साहित्यिक विधा के अंतर्गत रखना बहुत मुश्किल है। शायद इसे फैंटेसी और विज्ञान कथा के बीच कहीं रखा जा सकता है। चंद्रमौली के ऊपर लिखी गई ये किताब पढ़ते हुए मुझे अचानक ध्यान आया, एक किताब तो उनके प्रकाशक मौलश्री के ऊपर भी लिखी गई है। मैं वही किताब पढ़ रहा था। वह देश के प्रसिद्ध प्रकाशक के यहाँ से छपी थी। यह एक तरह से शोध पुस्तक थी जिसके बारे में लेखक ने दावा किया था कि वह उन विरल लोगों में से है जिन्होंने इस प्रकाशन के स्वामी से मुलाकात की है। वे एक वृद्ध महिला हैं जो सिर्फ चंद्रमौली की किताबें प्रकाशित करती हैं। उसमें एक दिलचस्प बातचीत का ब्यौरा है जिसमें चंद्रमौली के बारे में कुछ अंदाज लग सकता था। आपको पहली किताब कैसे मिली? उनसे लेखक ने सवाल किया था। डाक से। उन्होंने पहली किताब बहुत जगह भेजी थी। हमने छाप दिया। तब से हम ही उनकी किताबें छापा करते हैं। आखिरी किताब कब मिली? 10 साल पहले। वे अब कहाँ हैं? मालूम नहीं। जहाँ भी होंगे ठीक होंगे।
पहाड़ों की तरफ ही कहीं होंगे। यह बात पढ़ते ही मुझे अचानक चंद्रमौली की उस तीसरी किताब का ध्यान आया, जिसमें उन्होंने एक दरकते हुए पहाड़ी शहर का वर्णन किया था। वह वर्णन इतना जादुई था कि यकीन होने लगता कि ऐसा कोई शहर जरूर रहा होगा। तब मैं उसी जुनून की सी स्थिति में उस किताब की तलाश में तमाम किताबें उलट पुलट करने लग गया। तब वह पन्ना मेरे सामने आ गिरा। वक्त की लंबी दूरियों के बीच छिपी किसी खोह से जैसे वह अचानक बाहर निकल आया। मैं उन दो पंक्तियों को देखता रह गया। वे अधूरे वाक्य हैं जिनमें क्रियाएं गायब हैं और संज्ञाएं असंबद्ध शब्दों के बीच कहीं छुपी हुई हैं। जो शब्द पढ़े जा सकने लायक हैं वे किसी और भाषा के प्रतीत होते हैं। मुझे तो इस बात पर भी ताज्जुब हो रहा है कि वे शब्द मैंने ही कभी लिखे थे। एक शब्द समझ में आ रहा है, थिर। शायद स्थिर से इसका कोई मतलब रहा हो। बहुत देर तक मैं वह कागज़ हाथ में लिए आंखें बंद कर लेटा रहा। जैसे भीतर की तरफ झांकूं तो कुछ दिखाई पड़ जाए। बहुत देर तक मैं उस निष्क्रिय अवस्था में लेटा रहा, मासूम सी इच्छा के साथ कि जैसे कोई भीतर से झांकेगा और कहेगा, मैं तो यही हूँ, तुम्हारे भीतर, लो, मुझे पहचान लो। कुछ नहीं हुआ। मैं उस शब्द थिर के बारे में सोचने लगा। तब एक कौंध की तरह भीतर से कुछ जागा। अरे, मैं इतने साल तक मौलश्री को भूला रहा। मैं उनसे मिला था तब वे उतनी बूढ़ी नहीं हुई थीं जितनी उस किताब में बताई गई थीं। मैं सिर्फ यह कहने के लिए मिला था कि जब भी चंद्रमौली की नई किताब आए तो मुझे सूचित कर दें। मैंने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया ताकि वे मुझे एक सामान्य पाठक समझें और मेरी जिज्ञासा का कोई अन्य अर्थ न ले लें। उन्होंने चेहरा हिलाया था और मुस्कुराकर मेरी ओर देखा था। वे आंखें जब देख रही थीं तो लगता था जैसे देख नहीं रही हैं, वे झांक रही हैं मेरे भीतर। अब याद आ रहा है कि उन ठहरी हुई आंखों का असर मेरे भीतर बहुत दिनों तक बना रहा था। 2 या 3 बार मौलश्री प्रकाशन का पता बदला है। मुझे यकीन हो चला था कि मैं किसी न किसी दिन चंद्रमौली तक पहुंच जाऊंगा। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लेखक अपने प्रकाशक से न मिले, जबकि उसकी सारी किताबें उसी ने छापी हों। तब मुझे पता चला था कि मौलश्री प्रकाशन का पता अब एक गुमनाम से पहाड़ी कस्बे के बहुत पुराने मकान तक जाता है, जहां कई दशकों से कोई नहीं रह रहा था। कस्बे से 30 किलोमीटर ऊपर एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जहां बहुत से लेखक रहा करते हैं। वहां अगले दिन बहुत सारे लेखकों का एक सम्मेलन होने जा रहा था। तब मुझे लगा था कि मैं चंद्रमौली को पहचान लूँगा। मेरा अनुमान था कि चंद्रमौली एक पाठक की हैसियत से उन जगहों में जाया करते हैं जहां लेखकों के होने की उम्मीद बनी रहती है। उन्हीं दिनों उनका एक उपन्यास आया था जिसका नायक एक सनकी लेखक था जो अपने आखिरी वक्तों में किताबों के बीच खोया रहता। जब भी लोग उससे पूछते कि वह इन किताबों से बाहर कब निकलेगा, तो उसका जवाब होता, जब मुझे वह शब्द मिल जाएगा जिसके बारे में मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि वह शब्द कभी खोएगा नहीं। यह सब पढ़ते हुए मुझे मौलश्री की आंखें याद आ गई थीं। तब उस पन्ने पर मैंने कुछ शब्द लिखे थे जिन्हें अब मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ, थिर शब्द लिखते हुए मेरे ध्यान में चंद्रमौली नहीं, मौलश्री थी। अब इतने साल बाद वो पन्ना देखते हुए मुझे याद आ रहा है कि लेखकों के उस सम्मेलन में मुझे कोई पाठक ऐसा नहीं टकराया जिसकी पहचान मैं चंद्रमौली की तरह कर पाता। उस सम्मेलन का एक दिन शेष था और मैंने वापस लौटने का फैसला कर लिया। बस स्टेशन में अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ी। मौलश्री एक बस से नीचे उतर रही थीं। क्या वे चंद्रमौली से मिलने जा रही थीं, या वे स्वयं ही चंद्रमौली के नाम से लिख रही थीं? अभी भी यह सवाल मुझे परेशान करता है।